चैनल। मैं हूं सौभाग्य दीक्षित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय वेरी ओन चैनल दी सौभाग्य दीक्षित। आज का हमारा व्लॉग का कंटेंट हमारे यूजुअल कंटेंट से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जिस पे इस वक्त रोशनी डालना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं इस पे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल जाएगी, लेकिन काफी सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिसलीडिंग है। मेरी इस वीडियो में पूरी कोशिश है कि मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूं, ना कि ओपिनियंस पे। तो आज का हमारा मुद्दा है फार्मर्स प्रोटेस्ट। दिल्ली चलो कैंपेन क्यों शुरू किया गया? क्या है वो 3 फार्मर्स बिल जिसके प्रोटेस्ट में किसान सड़कों पे उतर आए? क्यों सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एपीएमसी क्या है और इससे किसानों को कितना फायदा या कितना नुकसान है? इन सभी मुद्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, एंड इट्स फॉर यू टू डिसाइड कि फार्मर्स प्रोटेस्ट सही है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रोटेस्ट को जानने के लिए हमें उन 3 बिल्स को जानना जरूरी है जो कि सितंबर में पास किए गए थे। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जिस तरह से इन बिल्स को पास किया गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मगर अगर हम बात करें कि हम उस पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर इज नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट को एक इम्यूनिटी मिली हुई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। फार्मर्स प्रोटेस्ट को समझने के लिए और इन 3 बिल्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आजादी के बाद जब जमींदारी सिस्टम की वजह से किसान काफी एक्सप्लॉइट हो रहे थे, तो सरकार ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे कहा गया एपीएमसी, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। एपीएमसी के तहत काफी सारी मंडियां इंस्टॉल की गई हर एक स्पेसिफिक एरिया के लिए। इस स्पेसिफिक एरिया का किसान खुद जाके अपने सामान को उस मंडी में बेच सकता है और ट्रेडर वहीं से सामान खरीद सकता है। इसके अलावा कहीं से भी ना सामान खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। जितनी भी मंडी इंस्टॉल की गई थी उन्हें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। इन मंडियों में सामान बेचा जाता था ऑक्शन के थ्रू। ऑक्शन में भी 2 पार्ट्स थे, जिसमें एक था एमएसपी और दूसरा था प्राइस डिस्कवरी। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मतलब है कि अगर किसी ट्रेडर को सामान खरीदना है किसी किसान से तो एमएसपी के नीचे बोली लगाई ही नहीं जा सकती। अब एमएसपी के तहत हमारी करीब 22 क्रॉप्स आती हैं, जिसमें धान, गेहूं, राइस, ये सब चीजें एडेड। वही हम बात करें प्राइस डिस्कवरी की, तो किस सामान की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है उसके बेसिस पे प्राइस डिस्कवरी की जाती थी। एपीएमसी के तहत एक सप्लाई चेन बनती थी जिसमें फार्मर्स से कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचते पहुंचते काफी महंगा हो जाता था, क्योंकि बीच में एपीएमसी था, ट्रेडर्स थे, ट्रांजैक्शन एजेंट्स थे, होलसेलर्स थे, और तब जाके कहीं प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता था। तो जो किसान अपना सामान 7 रुपए में बेच रहा था वो कंज्यूमर 70 रुपए में खरीद रहा था। ट्रेडर्स को मंडी में सामान खरीदने के लिए एक लाइसेंस एक्वायर करना जरूरी था। वो लाइसेंस उसे स्टेट गवर्नमेंट ही दे सकती है। ट्रेडर्स ने अपने फायदे के लिए गुट बनाने शुरू कर दिए और कहा कि हम एमएसपी के ऊपर बोली लगाएंगे ही नहीं। अब जो किसानों के प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं। अगर वो टाइम से नहीं बिके तो आफ्टर अ टाइम वो खराब हो जाएंगे और उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। इसी डर से किसानों को अपना सामान मजबूरन ट्रेडर्स को बेचना पड़ता था उनके प्राइस पे। अब एपीएमसी में 2 फ्लॉज थे। सबसे पहले कि मिडिल मैन की वजह से फार्मर्स को अपना सामान काफी सस्ते में बेचना पड़ रहा था और बाकी जो लोग थे वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो इसमें एक्सप्लॉइट सबसे ज्यादा किसान हो रहा था। दूसरा ये, क्योंकि हर ट्रेडर को लाइसेंस एक्वायर करना जरूरी है, तो लाइसेंस सिर्फ उन्हें ही मिल सकता है जो कि गवर्नमेंट के क्लोज हो। एपीएमसी का ऑब्जेक्टिव था किसानों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, बट आफ्टर अ टाइम ये खुद ही एक वजह बन गया किसानों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। काफी सारे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए भी एमएसपी को बढ़ाने के लिए, सो दैट किसान कुछ प्रॉफिट अर्न कर पाए। इसके अलावा रीजनल एमएसपी जैसा कोई सिस्टम नहीं था, यानी कि अगर कहीं कॉस्ट चावल उगाने की ज्यादा है और कहीं कॉस्ट चावल उगाने की कम है तो भी दोनों सेम प्राइस पे ही बिकेंगे। एपीएमसी के चलते ना ही सिर्फ किसान का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बल्कि गवर्नमेंट की मोनोपोली भी आ गई थी।
मोनोपोली किसी भी फील्ड के लिए अच्छी चीज नहीं है क्योंकि उसमें एक फेयर कंपटीशन नहीं हो पाता। इसीलिए गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल किसान और एग्रीकल्चर से थोड़ा कम करने की जरूरत है, जिसके चलते इन 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहला एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न है किसानों के लिए, जिसकी वजह से किसान सड़कों पे उतर आए हैं। ये एक्ट एपीएमसी सिस्टम को पूरी तरह खत्म करता है और इंटर और इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग को अलाउ करता है, यानी कि पंजाब का किसान नागपुर में जाके अपनी फसल बेच सकता है, नागपुर का किसान कहीं और जाके अपनी फसल बेच सकता है। इस एक्ट के चलते मंडी सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। अब पंजाब के फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ, हम ये जानते हैं। आजादी के बाद हर एक स्टेट का डेवलपमेंट रेट डिफरेंट रहा है, जिसके चलते इन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रिच स्टेट एंड पुअर स्टेट। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंड्स अपने स्टेट फंड से एक्वायर करती है और कुछ फंड्स उसे सेंटर देती है। ये सारे फंड्स जब सेंटर के पास जाते हैं तो सेंटर इसे अपने हिसाब से एलोकेट करती है, यानी कि रिच स्टेट्स को कम फंड्स मिलते हैं और पुअर स्टेट्स को ज्यादा फंड्स मिलते हैं। क्योंकि पंजाब एक रिच स्टेट है, तो अगर वो 100 रुपए सेंटर को देता है तो उसके बदले में उसे सिर्फ 40 रुपए ही मिलते हैं। अब पंजाब को अपने डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं से टैक्सेस एक्वायर करने होंगे, इसलिए एपीएमसी के तहत जो मंडियां बनती हैं उसमें पंजाब मंडी से सबसे ज्यादा टैक्स आता है, यानी कि 8 to 8.5%। इस साल ये टैक्स था कुल मिला के 1750 करोड़ और इसी फंड को यूज किया जाता है फार्मर्स और स्टेट डेवलपमेंट के लिए। अगर एपीएमसी का सिस्टम खत्म होता है तो पंजाब मंडी भी खत्म हो जाएगी और उससे आने वाले टैक्सेस भी खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेट डेवलपमेंट और फार्मर्स डेवलपमेंट दोनों ही सफर करेंगे। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से पंजाब के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा एक्ट है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इस एक्ट के चलते फार्मर्स और बायर्स के बीच एक अग्रीमेंट होगा जिसमें कोई भी मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होगा। इसे हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर लेस जैसी बड़ी कंपनी किसी फार्मर से अग्रीमेंट करती है कि आप हमें एक्स कॉस्ट पे वाई प्रोड्यूस दो, तो जो भी अमाउंट अग्रीमेंट में तय है वही अमाउंट फार्मर को प्रोड्यूस देने के बाद मिलेगा। लेकिन यहाँ फार्मर्स का कंसर्न ये है कि इन बड़ी कंपनीज के पास पूरी एक लीगल टीम होती है जो कि डिस्प्यूट के टाइम पे उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, और उस टाइम पे फार्मर्स को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से। थर्ड एक्ट आता है एसेंशियल सर्विसेज एक्ट। ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 1955 में इंडियन पार्लियामेंट में। इस एक्ट के तहत कोई भी अगर एसेंशियल कमोडिटी है तो उसकी सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए ड्यू टू होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग। ये बात थी उन 3 बिल्स की और फार्मर्स प्रोटेस्ट की। अगर हम बात करें एनसीआरबी के सुसाइड डेटा की, तो 2018 की एक रिपोर्ट के तहत देश में 1,34,000 सुसाइड हुए थे, जिसमें 7% सुसाइड फार्मर्स के थे, यानी कि करीब 10,000 सुसाइड्स। इस डेटा को देख के पता चलता है कि देश का किसान खुश नहीं है। अब अगर बात फार्मर रिफॉर्म की आई है, इन 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो फार्मर एजुकेशन और फार्मर वेलफेयर की भी सोचनी चाहिए। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई लॉज हैं जो कि फार्मर्स के अगेंस्ट इनैक्ट करते हैं, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब अगर बात आई है फार्मर रिफॉर्म्स की, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम फार्मर एजुकेशन पे भी ध्यान दें। हम उन्हें समझाएं कि कौन से लॉज उनके फेवर में हैं और कौन से लॉ उनके अगेंस्ट हैं, सो दैट एक सोल्यूशन निकल पाए। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और फार्मर्स प्रोटेस्ट पे एक क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।